हेलो स्टूडेंट्स, सीयूटी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मेंटर सिद्धार्थ और वापस से हम लोग हाजिर हैं आपके सामने कुछ मॉक क्वेश्चंस लेकर के, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होना चाहते हैं। अगर आपने मॉक प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सीयूटी की और आपको थोड़ा सा कम आइडिया है कि सीयूटी का सिलेबस क्या हो सकता है, तो पहले मॉक को स्टार्ट करने से पहले आप उसको एक बार सिलेबस को देखें और उसके बाद आप पीवाईक्यू को देखें। जी हाँ, पहले आप सिलेबस देखें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। थोड़ी सी ज्ञान की बातें हैं, हर बार मॉक से पहले मैं जरूर स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सिलेबस क्या है या फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं या फिर हमारे मॉक के क्वेश्चंस ऐसे क्यों हैं, तो वो पहले पीवाईक्यू को देख सकते हैं और पीवाईक्यू से समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा और एक सजेशन भी रहेगा कि आप सिलेबस को देखें, उसके बाद पीवाईक्यूज को देखें। सीयूटी ने अपना फॉर्म भी रिलीज कर दिया है और अगर आप फॉर्म फिलिंग में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे नंबर 6394487896, हमारा नंबर है 6394487896। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। फॉर्म में आपको कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत हो रही है तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। पर अगर आपको फॉर्म्स पहले देखना है, समझना है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म है और फॉर्म जो है अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कई सारी इंक्वायरीज आपसे मांगी गई हैं, कई सारे नए टैब्स बनाए गए हैं। तो मेरा आपको एक सजेशन और एडवाइस रहेगा कि फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि इतना लेंदी फॉर्म है और हो सकता है आपने इतना लेंदी फॉर्म पहले ना भरा हो, तो चांसेस हैं कि आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए पहले हमारा जो वीडियो है, जो मैं आई बटन में लगा रहा हूं, यहां पे आप जो है देखें कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरेंगे। पहले उस वीडियो को देखिए, उससे आइडिया लगाए कि क्या टैब्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कहां मिस्टेक अगर हो जाती है तो वो करेक्शन विंडो में सही हो सकती है और कौन सी मिस्टेक्स अगर हो गई वो बिल्कुल ही सही नहीं हो सकती, तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो पहले ध्यान दें इस चीज के ऊपर कि कौन सा सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्म का, और पहले फॉर्म को देख लें। तो इतनी चीजें जरूर कर लें और तैयारी अपनी जारी रखें, बढ़िया से मेहनत करते रहें और हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को देखते रहें। चलिए, मॉक टेस्ट सीरीज में हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ मुगल रूलर इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम। इंडिया में मुगल्स का जो पीरियड था वो कहां से कहां तक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी। ठीक है, 12th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, 15th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। अब अगर आप एक चीज देखो तो बाबर की लड़ाई हुई 1526 में, ठीक है ना। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये किसके किसके बीच में हुआ? ये हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, और ये अफगान्स थे। कौन थे ये? अफगान्स, ठीक है ना। तो बाबर वर्सेस क्या हुआ? इब्राहिम लोदी, और इसमें जीता कौन? बाबर। अब यहां पे टाइम क्या है? 1526। 1526 देख के कई लोग मार्क कर सकते हैं 15 सेंचुरी टू 17 सेंचुरी, पर ये आपका जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर आप ये समझो कि अगर हम 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 16th सेंचुरी की अगर बात कर रहे हैं तो 16th सेंचुरी हमारी होती है 1501 से 1599, ठीक है ना। 1500 से 1599, ये 100 साल क्या होते हैं आपके 16th सेंचुरी के, ठीक है। इसी हिसाब से 15th सेंचुरी क्या होगी? वो होगी 1400 से 1499। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 1526 देख के आपने 15th सेंचुरी मार दिया है तो वो गलत है, ठीक है। 1526 देख के क्या मारना है? 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, ठीक है। अगर 18th सेंचुरी की अब बात करेंगे तो वो क्या होगा आपका? 1799। हालांकि ये 1857 जो था, 1857 तक भी इसको आप मान सकते हैं। 1857 में जब लास्ट बहादुर शाह जफर जो है उसको रंगून भेजा गया, उसके बाद जो है मुगल एम्पायर इंडिया में खत्म हो गया। पर यहां ऑप्शन के हिसाब से जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या आएगा? 16 टू 18 सेंचुरी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द पंचायती राज सिस्टम इज फॉर्म ऑफ। कैसा सिस्टम है ये? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो पंचायत का होना कहां पे होता है? पंचायत हमारे होते हैं विलेज पे, ठीक है ना, विलेज पे। और विलेज लेवल पे अगर आप देखें इसको
तो ये आपस में क्या करते हैं, एक लोगों का ग्रुप होता है जो ग्राम सभा भी बनाता है, ठीक है ना, ग्राम सभा बनती है, लोकल लेवल के जो मुद्दे होते हैं, आसपास के जो मुद्दे होते हैं वो सब सॉल्व किए जाते हैं। तो इसीलिए ये कैसा अप्रोच होता है, ये होता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि पार्लियामेंट्री को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो कानून बनाने की जो चीजें हैं और काम करने का अधिकार है, इसको हमने और नीचे लेवल पे इसको दूसरों को पावर दे दी कि वो अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि एक अथॉरिटी है, वही सारा काम कर रही है, सबके सारी पावर उसी ही सेंट्रलाइज बॉडी के अंदर चिन्हित है। पर डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद पंचायत, और पंचायत भी कोई बॉडी बनाते अपनी हेल्प करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है ना, सारी पावर एक ही के पास होना इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसे कहते हैं हम लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये है लॉर्ड रिपन। इन्होंने रेगुलराइज किया, एक तीसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई और उसको कुछ पावर्स जो थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना करके उसको ट्रांसफर कर दिए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, एक मिनट, चलिए, हाँ, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख लेते हैं कब बना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में बना था। कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक कमिटी थी, उसका नाम था हिल्टन यंग कमिटी, हिल्टन यंग कमिटी, ठीक है। हिल्टन यंग कमिटी के ने रिकमेंड किया था कि हमें एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए जहां पे जो कंट्री के अंदर नोट्स को छाप सके और कंट्री के अंदर नई नई ऐसी पॉलिसी लगा सके जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सके, ठीक है। चलिए, हिल्टन यंग कमिटी ने ये रिकमेंड किया था। इस समय आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, और आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख क्या थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आने लायक क्वेश्चन है एकदम कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई के अंदर। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, हिल्टन यंग कमेटी ने रिकमेंड किया था। कौन है इस समय का गवर्नर, शक्तिकांत दास। और फर्स्ट गवर्नर कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख। और आरबीआई के गवर्नमेंट को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। The concept of fundamental duties was added to the Indian Constitution by which amendment? किस अमेंडमेंट का मतलब है किस चेंज से। अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मॉडिफिकेशन करना, ऐड करना, किसी पार्ट को यहां से वहां लेके जाना या मॉडिफाई करना, ठीक है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी आपकी स्टार्टिंग से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इन्हें बाद में ऐड किया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है ये इंडिया ने बोरो किया है फ्रॉम यूएसएसआर, ठीक है ना। रशिया से हमने क्या किया है, इसको बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज का। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब ये है कि भारत में रहने वाले नागरिकों की भी कुछ ड्यूटी है। जैसे अगर नेशनल एंथम बजता है तो उस पर खड़े हो जाना, ठीक है। उसके बाद अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना, फिर लेक्स, नेचुरल एनवायरनमेंट को क्लीन करना। तो ये सारी जो चीजें हैं
ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आती हैं, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्टिंग से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है, और ये ऐड हुआ है बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है ना, 42nd अमेंडमेंट से मतलब जब 42वीं बार हमें अपने संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने कुछ चेंज लाया था, तब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी। और किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमिटी। स्वर्ण सिंह कमिटी ने ये रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमिटी ने ये रिकमेंड किया था, ठीक है ना, कि फंडामेंटल ड्यूटीज को है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाए। इसमें इतनी 42nd अमेंडमेंट में इतनी सारी चीजें जोड़ी गई थी और हटाई गई थी, ठीक है ना। इसी में एक चीज जोड़ी गई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है ना, ये तीन वर्ड भी हमारे संविधान में जोड़े गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने सेक्युलर वर्ड जोड़ा था, तो 42nd से, कौन से हमने सोशलिस्ट जोड़ा था तो 42nd से, और कौन से हमने इंटीग्रिटी जोड़ा था तो 42nd से। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें इसमें चेंज हुई थी, ऐड हुई थी, इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड किया गया था। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। द चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज अपॉइंटेड बाय। ठीक है ना, चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो बॉडी जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिससे ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है ना, रेलवे सर्विसेज, जो भी आपकी ग्रुप ए सर्विसेज होती हैं जनरली, वो जो एग्जाम कंडक्ट कराती है बॉडी, वो है आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे अगर आप सीयूटी की तैयारी करा रहे हैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है वो इसका एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वैसे ही आईएएस आईपीएस का एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो है आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर स्टेट में कंडक्ट हो रहा है वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है ना, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके चेयरमैन को कौन चुनता है? ठीक है, उसके चेयरमैन को चुनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक जो है वो ही इनको चुनता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि निष्पक्षता रहे, मतलब इम्पार्शियलिटी का जो चीज है वो मेंटेन रहे। उसी के अंदर आपका अगर गवर्नमेंट चुनेगा, प्राइम मिनिस्टर चुनेगा, तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट में वो अपने ही लोगों को डालना चाहे, इसीलिए एक ऐसे बंदे को चुना गया है जो थोड़ा सा निष्पक्ष है, वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को चुनते हैं, यही है। ठीक है ना, सीजीआई को भी ओथ दिलाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी यही चुनते हैं। तो इन सारे लोगों को कौन चुनता है? इन सारे लोगों को चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ही इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। रात में दिखना, जिसमें बंद हो जाता है, रतौंधी भी कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है ना, विटामिन कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से हम जो है, अगर रात हमारे अंदर वो कमी हो गई तो हमें क्या हो जाएगा? हमें ऐसा हो सकता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, इसीलिए बोला जाता है पालक खाओ, आयरन खाओ, गाजर खाओ, ये सारी चीजें, जिससे कि विटामिन हमारे अंदर मेंटेन रहे। विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है विटामिन ए। ठीक है ना, विटामिन ए। विटामिन ए को हम एक और चीज कहते हैं, रेटिनॉल। ठीक है ना, और आप इससे याद रख सकते हैं आंख का है, क्योंकि इसमें कैसा टर्म आ रहा है? इसमें रेटिना जैसा वर्ड आ रहा है, रेटिनॉल। ठीक है ना, कैसा वर्ड आ रहा है? रेटिना जैसा वर्ड आ रहा है। उससे आप याद रख सकते हैं कि विटामिन ए का जो रियल नाम है वो है आपका रेटिनॉल, और रेटिनॉल की कमी की वजह से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, विटामिन बी12 की वजह से आपको नर्व पेन हो सकता है। ठीक है ना, नर्व पेन हो सकता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की वजह से होता है आपको रिकेट्स या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। ये सारी जो चीजें हैं विटामिन डी की आपकी कमी से होती हैं। ठीक है, चलिए, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, हड्डियों का कमजोर होना।
तो ये सारी चीजें, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, B12 से नर्व पेन होता है, ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से आपको रिकेट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्रोनिम ऑफ एलपीजी रिफर्स टू, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो एक एलपीजी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, पर यहां साइंस का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड प्रोपेन गैस, लो प्रेशर गैस, या फिर लाइट पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, लिक्विड नहीं होगा, यहां पे ऑप्शन गड़बड़ हो गया, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जल्दी से कमेंट करके आप आंसर बताइए कि एलपीजी जो गैस है इसके अंदर हम ऐसी क्या चीज मिलाते हैं कि जिसकी वजह से अगर गैस लीक होती है तो हमें पता चलता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो कि इसके अंदर जो गैस होती है वो ओडरलेस होती है, मतलब कि उसकी कोई स्मेल नहीं आती अगर वो लीक करे। फिर भी जब हमको सिलेंडर लीक होता है तो हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है, गैस का नॉब खुला रह जाए तो भी पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है, वो एक्स्ट्रा वो जो कंपाउंड है, वो एलिमेंट इसके अंदर हमें मिलाते हैं सिलेंडर्स के अंदर, जिससे हमें लीकेज के बारे में पता चल जाए। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसी चीज इसके अंदर हम मिलाते हैं अपने सिलेंडर्स के अंदर जिसकी वजह से लीकेज का पता चल जाता है। ठीक है, चलिए WHO का हेडक्वार्टर कहां है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द WHO इज लोकेटेड एट विच प्लेस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, लंदन यूनाइटेड किंगडम, बीजिंग चाइना। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए, जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि क्या है। तो इसका सही जवाब है ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, ए जिनेवा स्विट्जरलैंड। हालांकि अगर आप देखो तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, कंट्री कैपिटल अगर हम देखें तो चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है, लंदन, यूएसए की कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी नहीं है, वो है हमारी वॉशिंगटन डीसी। क्या है हमारा, वॉशिंगटन डीसी, तो न्यूयॉर्क सिटी मत मार्क कर देना। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा नहीं है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, BERN, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी इस चीज में बता दी है कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न, यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है ना। जल्दी से बताइए वॉशिंगटन डीसी में हम लोग ये डीसी क्यों लिखते हैं, ठीक है ना, सिर्फ वॉशिंगटन भी तो लिख सकते हैं कि कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन डीसी में हम डीसी क्यों लिखते हैं, जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताइएगा, कि हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन है जो कमेंट करके इस चीजों के आंसर देंगे, और उनकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है जिन्होंने इनके आंसर दिए। जिन्होंने नहीं दिए कोई बात नहीं, वो कोशिश करें कि थोड़ी मेहनत करें और आंसर दें, और जिनको मन में पता है और जो टाइप नहीं करना चाहते उनके लिए भी अच्छी बात है, और जिनको नहीं ही पता है वो जो कमेंट सेक्शन से देख सकते हैं, या फिर मैं अगली क्लास के अंदर इनके आंसर दूंगा कि इसे डीसी क्यों कहा जाता है, और वो ऐसा क्या एलिमेंट है जो मिलाया जाता है जो सिलेंडर के लीक होने पे या फिर गैस की नॉब खुले रहने पे हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। चलो the process by which plants absorb water through their roots is called transpiration, osmosis, photosynthesis and respiration, ठीक है ना। किस प्रोसेस के थ्रू जो रूट्स हैं वो पानी को सोखते हैं, ठीक है ना, किस प्रोसेस के थ्रू रूट्स जो है वो पानी को सोखते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है ऑस्मोसिस। फोटोसिंथेसिस से वो खाना बनाते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा के थ्रू पानी लॉस होता है, और ऑस्मोसिस के थ्रू जो है आपका मूवमेंट होता है, ठीक है ना। जाइलम जो है, जाइलम वो रूट से वाटर डिफरेंट एरिया ऑफ, अगर हम ये एक पेड़ बनाएं, पेड़ अच्छा सा बनाएंगे, अभी भी अच्छा नहीं बना है, खैर कोई बात नहीं।
ठीक है। तो जाइलम क्या है, रूट से पानी लेकर के अलग अलग ब्रांचेस तक जाता है, ठीक है ना, ब्रांचेस तक जाता है। और फ्लोएम जो है वो क्या लेके जाता है, फूड तक। कैसे याद रख सकते हैं, जो फ्लो कर रहा है फ्लोएम, उसमें पानी नहीं है, ध्यान रखो। फ्लोएम, फ्लोएम में क्या है, फ्लो, लिक्विड फ्लो करता है, पर फ्लोएम में पानी नहीं है, ठीक है ना। फ्लोएम में फ्लो नहीं होता, किसमें फ्लो होता है, जाइलम में होता है। तो जाइलम वाटर कैरी करता है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, ऑफ द सॉरी प्लांट। और फूड कौन कैरी करता है वो आपका फ्लोएम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स का इनमें से फुल फॉर्म क्या है, किन कंट्री के ग्रुप्स को हम ब्रिक्स कहते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, रोमानिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, श्रीलंका, भूटान, रवांडा, आइसलैंड, कोलंबिया, सिंगापुर, बोलीविया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ईरान एंड सेनेगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसी चीज है जिसके इंडिया बहुत तेजी से प्रोग्रेस भी कर रहा है। अभी समिट भी हुई है कई जगहों पे, और उसकी बाद इंडिया ने इसको होस्ट भी कर लिया है, ठीक है ना। चलो, तो इंडिया अगर देखना है तो इंडिया तो सिर्फ हमारे एक ही ऑप्शन में है, जिसके से ऑप्शन इजी हो जाता है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। ये क्या बना, ये बना हमारा ब्रिक्स। और ब्रिक्स हमेशा से ब्रिक्स नहीं था, स्टार्टिंग में ब्रिक्स था। 2009 में इसके अंदर एक कंट्री जुड़ती है, साउथ अफ्रीका, और ये क्या हो जाता है, 2010 में, सॉरी 2010 में इसके अंदर एक कंट्री जुड़ती है, साउथ अफ्रीका, और ये बन जाता है ब्रिक्स। क्या बन जाता है, ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स, ठीक है ना। ब्रिक्स क्या बन जाता है, सॉरी ब्रिक क्या बन जाता है, ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स। तो स्टार्टिंग से ही ब्रिक्स नहीं था, स्टार्टिंग में ये था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और उसके बाद क्या बन गया ये ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो दो क्वेश्चन है कि ब्रिक्स कब बना, 2010 में। एक क्वेश्चन ये बनता है, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा, तो साउथ अफ्रीका जुड़ा ब्रिक्स में 2010 के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज सॉल्व किए। हमने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में करके आंसर देना, और जो भी क्विज चल रहे हैं इनके क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर 6394487896 पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। हम मॉक टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, और मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जो है पूरा वही एम्बियंस मिलेगा जो कि एक रियल पेपर में मिलता है, क्योंकि इस बार पेपर ओएमआर बेस्ड होने वाला है। तो ओएमआर आप जरूर भरें, एग्जाम के लिए ना बैठें कि हो सकता है अगर ओएमआर में कोई गलती हो तो उसको पहले ही सीख ले, और सीधा अगर एग्जाम में जाएंगे तो जरूर अगर कोई गलती हो गई तो ओएमआर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मेरा आप सबको यही सजेशन रहेगा कि रिस्क ना लें, पहले ही उस एम्बियंस को देखें कि जहां पर कॉम्पिटिटिव एम्बियंस के अंदर या फिर माहौल के अंदर कैसा फील होता है, और धीरे धीरे आप यूज्ड हो जाएंगे उस चीज के, और आप एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मॉक वीडियो में विद और अनदर क्वेश्चंस। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।